सारे बेसिक इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बेसिक इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन हैं। तो सॉरी क्वेश्चन बोलते टॉपिक है। सबसे पहले है एक टॉपिक जो हमने लास्ट सेशन में एक बार डिस्कस भी किया था, उसका नाम था फ्लैश फिल्म। फ्लैश फिल्म, फ्लैश फिल्म एक चैप्टर है जो अच्छे से अभी वीडियो बन रही है, ध्यान से देखेंगे, और फिर आगे रिलेटेड जो चैप्टर है छोटे छोटे उसको क्लियर करते हुए चलना है। कि कभी कभी आपको क्या होगा कि ऐसा डेटा मिलेगा जिसमें फुल नेम होगा, ठीक है ना, जैसे हमारे पास कुछ फुल नेम का डेटा है, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, लाखों में हो, और आपको बोला जाए कि इसको ब्रेक करो। ये तो पिछले क्लास में डिस्कस किया था ना, थोड़ा सा याद होना चाहिए, लेकिन क्यों रिवाइज करवाता हूं ये देखो अभी तुरंत पता चलेगा। सोनल बताइए इसका। वो तो समझ गए कि फ्लैश फिल से होगा, कैसे होगा, कंट्रोल ई करेंगे तो होगा, राइट, लेकिन कंट्रोल ई से कुछ नहीं होगा, ये एरर आएगा। अब देखो रटोगे तो ऐसे ही होगा, आपने याद कर लिया कि कंट्रोल ई से फ्लैश फिल हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस तो पता नहीं है, आप बताएं क्या होगा। अच्छा, डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ई, ये लो, देख लिया। इसलिए आप बोलोगे ना कि सर क्यों रिवाइज करवा रहे हो, हमें पता है कि क्यों रिवाइज करवा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि क्यों। दो लोगों से पूछा, दोनों लोगों ने गड़बड़ कर दिया। चलो आप बताओ। यस, एक पहले नाम को हम मैन्युअली टाइप करते हैं, डॉक्टर लिखेंगे, ब्रजेश लिखेंगे और आनंद लिखेंगे। जब ये लिखेंगे तब कंट्रोल ई लगाते हैं। समझ में आ गया गलती कहाँ, मतलब इसको बोलते हैं कि आने के बावजूद भी गलती करना, इसको क्या बोलते हैं, आता है लेकिन कर नहीं पाओगे, टिकट तो है लेकिन जा नहीं पाओगे, नहीं, मतलब हवाई जहाज का टिकट करवाया खूब बढ़िया विदेशी सफर के लिए और 1 घंटे लेट पहुंचे, वही हो गया, तो पूरा पैसा भी गया, सब चीज गया। मतलब कंट्रोल ही पता है, फ्लैश फिल भी पता है, इससे ब्रेक होता है, सब कुछ पता है, बट पता नहीं है कि प्रोसेस टाइम से होना चाहिए और पूरा प्रोसेस जो फॉलो करना होता है वो सब कुछ फॉलो करना होता है। एक तो कंट्रोल ई हो गया, और दूसरा ऑप्शन है कि आप मैनुअली लिख लो, उसके बाद देखो फिल के अंदर यहाँ पे फ्लैश फिल में जाना पड़ेगा। ये बात भी मैं बता दूं कि हो सकता है कि कुछ लोगों से फ्लैश फिल ना हो, कंट्रोल ई ना हो, क्योंकि उसमें लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर आपका पुराना वर्जन का होगा, तो ये फ्लैश फिल अगर यहाँ नहीं हुआ तो कंट्रोल ई से भी नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 2013 या उससे ऊपर का रखो, क्योंकि ये पुराने वर्जन 2007 में नहीं है। यहाँ पे जाएंगे फिल में, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे इससे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। बात समझ में आई। इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको फ्लैश फिल के जरिए कर सकते हैं, और वो है हमारा फ्लैश फिल के जरिए कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर कंट्रोल ई भी समझ गए, यहाँ से भी समझ गए, एक डेटा के अंदर, डेटा टैब के अंदर भी एक ऑप्शन है फ्लैश फिल। डेटा में जाएंगे, देखो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये क्रॉस के ऊपर, ये हमारा फ्लैश फिल का ऑप्शन है। मतलब एक जगह नहीं, 3 जगह है, 3 जगह में से कोई भी तो तभी कर पाओगे जब पूरा प्रोसेस पता होगा कि भाई एक नाम लिखना है, देन इसको अप्लाई करना है। बात समझ में आ गया फ्लैश फिल। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन यही है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर, ठीक है, तो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सेम काम दिया गया है कि एक नाम को आप ब्रेक करो, लेकिन आपके पास संजोग से पुराने वर्जन है, एक्सेल का 2007 है, अभी भी बहुत लोगों को देखता हूँ 2007 यूज कर रहे हैं, यानी कि आप सोचो आप कितने साल पुराने हो, आप 15 साल से भी ज़्यादा आप पुरानी जिंदगी जी रहे हो, नहीं, तो वो वाला
नहीं बदल पा रहे हो, मान लो कि किसी वजह से आपके पास लेटेस्ट वाला नहीं है, तब भी पर आपका ये काम हो जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम से। इस डेटा को सेलेक्ट कर लोगे, इसी डेटा टैब में जहाँ पे ये देखो फ्लैश फिल था उससे पहले टेक्स्ट टू कॉलम है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक डिलिमिटेड आता है, एक फिक्स विथ आता है। तो डिलिमिटेड का मतलब होता है कि दो वर्ड के बीच में कोई ना कोई सेपरेटर होना चाहिए तभी ब्रेक होगा। तो सेपरेटर है ना स्पेस, तो सेपरेटर क्या हो सकता है, कॉमा हो सकता है, डॉट हो सकता है, डैश हो सकता है, स्लैश हो सकता है, कोई भी सेपरेटर होगा उसी को डिलिमिटर बोलते हैं। तो नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे डिलिमिटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो सेमी कॉलन से कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉमा से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे स्पेस करते तो फर्क पड़ा, ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा होगा। देखो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्पेस से ही ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे तो हमारा ब्रेक हो जाता है। सेम काम यही तो किया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ, देखो अभी जो ब्रेक हुआ हमारा मेन वाला डेटा ही ब्रेक हो गया। मैं चाहता हूँ मेन डेटा रहे और इसमें आ जाए वो, जैसे फ्लैश फिल में हो रहा था, तो वो भी पॉसिबल है टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए। टेक्स्ट टू कॉलम में कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना है। टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डिलिमिटर ही रहेगा सेलेक्टेड, नेक्स्ट करेंगे, स्पेस ही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, लेकिन अभी फिनिश नहीं करेंगे। एक बीच में आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कहाँ, डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि कहाँ पे ब्रेक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ A1 पे, इसीलिए यहीं पे ब्रेक कर दे रहा है, तो आप इसको हटा दो और बोल दो B1, A1 नहीं B1 या C1 या D1, जहाँ पे ब्रेक करना है। फिनिश करेंगे, देखा आपने, यहाँ से आगे डेटा आपका। मान लो किसी ने बोलता सर एक कॉलम छोड़ के, कोई बात नहीं, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट नेक्स्ट, A1 नहीं, कहाँ C1, तो C1 में एक कॉलम छोड़ के हो गया। मतलब टेक्स्ट टू कॉलम भी अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो ये सारी चीज़। ऑल डन। हमने नहीं लगाया, वो अपने आप। जब आप VLOOKUP सीखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि डॉलर कब लगाते हैं, कब छोड़ते हैं, कब एक में लगाते हैं, कब दोनों में लगाते हैं, कब रो पे लगाते हैं, कब कॉलम पे लगाते हैं। वो जब हम एडवांस फंक्शन सीखेंगे उससे पहले आपको बताएंगे। ये तो मैंने नहीं लगाया, अपने आप लगा, ठीक है। कुछ जगह पे अपने आप लगेगा, तो वो क्यों लगता है, डॉलर मतलब होता है फिक्स करना। तो क्यों फिक्स करते हैं, कब फिक्स करते हैं, किस सिचुएशन में छोड़ना है, कब फिक्स करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको एक दो सेशन जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारे पास फ्लैश फिल है और टेक्स्ट टू कॉलम है। किसी को फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम में कोई डाउट है तो फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम क्लियर हो गया और टिक कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, इसमें हालांकि टेक्स्ट टू कॉलम में और भी बातें हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कहता है कि आपको बॉस बोलता है कि सिर्फ डॉक्टर और आनंद चाहिए, बीच का नाम नहीं चाहिए। डॉक्टर आनंद, मिस्टर रंजन, मिस सेन ऐसे चाहिए, बीच का नाम नहीं चाहिए। फ्लैश फिल से भी कर सकते हो और टेक्स्ट टू कॉलम से भी कर सकते हो। टेक्स्ट टू कॉलम में जब जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, डेस्टिनेशन चेंज करेंगे, यहाँ तक तो किया ही था। इसके अलावा देखो एक ऑप्शन और होता है डू नॉट इम्पोर्ट का। क्या है? डू नॉट इम्पोर्ट का। तो ये बीच वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बोल देंगे डू नॉट इम्पोर्ट, तब फिनिश करेंगे तो दो ही चीज़ आएगी। और फ्लैश फिल में तो ये टेंशन है ही नहीं, दो चीज़ चाहिए तो दो ही चीज़ को फ्लैश फिल करवाओ, नहीं दो चाहिए तो एक डॉक्टर वाला करवा लो, ये बीच का जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे भी करते हैं। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि दो ही चीज़ चाहिए तो जो नहीं चाहिए तो डिलीट कर लो, ये भी ऑप्शन है। मतलब ऑप्शन आपके पास मल्टीपल है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। तो फ्लैश फिल हो गया, टेक्स्ट टू कॉलम हो गया। अब आइए एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉनकैटिनेट। क्या बोलते हैं? कॉनकैटिनेट बोलते हैं। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइंड करना, ठीक है। ये एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है।
कॉनकैटिनेट एक फंक्शन है जो उल्टा काम करता है। एक था ब्रेक करने का, तो एक है जोड़ने का। एक मूवी आई थी जोड़ी ब्रेकर और एक आया था जोड़ी मेकर, पता है ना? नहीं पता है तो पता कर ले। तो इसमें क्या होता है, नहीं बोलते कि मेरा पैचअप हो गया, एक होता है ब्रेकअप हो गया। तो ये था ब्रेकअप, ब्रेक। एक है पैच करना, यानी कि तीनों को मिला के आपको फुल नेम क्रिएट करना। तो कॉनकैटिनेट के लिए कॉनकैटिनेट लिखना पड़ेगा, एक अच्छा सा बड़ा सा फंक्शन है। उसमें टेक्स्ट 1 मतलब ये हो गया, टेक्स्ट 2 मतलब ये हो गया, टेक्स्ट 3 मतलब ये हो गया। यहाँ से क्लोज कर दो, ये कंबाइन हो गया। बट कुछ प्रॉब्लम रह गया। कुछ प्रॉब्लम नजर आया क्या? स्पेस नहीं है। अब सबको स्पेस लगाने लगोगे तो सुबह से शाम क्या कितने महीने निकल जाएंगे अगर 10 लाख डेटा दे दिया। क्योंकि आपको करना पड़ेगा, यहाँ स्पेस दोगे तब नहीं इधर दिखेगा, यहाँ स्पेस दोगे तो ये। अब दिन भर बैठो या 5-6 हज़ार एम्प्लॉय को लगा दो स्पेस, नहीं पूरा दिन यही करेगा, तभी तो हो सकता है एक दिन में। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी हम A1, B1 और C1 टेक्स्ट को जोड़ रहे हैं। A1 और B1 के बीच में कहाँ पे, यानी डॉक्टर और ब्रजेश के बीच में एक स्पेस डालने का तरीका ये नहीं होता। ये नहीं करोगे इससे कुछ नहीं होगा। देखा कुछ हुआ? ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे आप डबल कोटेशन के अंदर स्पेस लिखोगे, यानी कि यहाँ पे 3 नहीं आप 4 टेक्स्ट को जोड़ रहे हैं। डॉक्टर, फिर स्पेस, फिर B1 आनंद। तो अब आगे वाला देखिए प्रॉब्लम सबका एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला है ना। इसी तरीके से B1 और C1 के बीच में डबल कोटेशन के अंदर ऐसे ही स्पेस डलता है, तो ऐसे कर देंगे तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बात समझ में आई? कॉनकैटिनेट का शॉर्ट फॉर्म हम इस एंड फंक्शन से भी कर सकते हैं, ये उससे ज़्यादा इजी होगा, बट करना वही सब कुछ। इक्वल्स टू लगाओगे डॉक्टर एंड एक स्पेस के लिए ये एंड ब्रजेश, फिर एंड एक स्पेस, एक और एंड दिस, वही है ना। A1 एंड B1 एंड C1 तो डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमें स्पेस के साथ लिखना है तो डायरेक्ट लिख देंगे। और इस तरीके से ये देखिए आपका तैयार हो। अब हम लोग क्यों बोलते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। अब देखो कॉनकैटिनेट तो आपके पास 2000 साल पुराना भी कुछ है सॉफ्टवेयर, तब भी पर चल जाए। ऐसे 2000 साल पुराना एक्सेल नहीं होगा, किसी के पास होगा 15-20 साल पुराना होगा। तो ये तो 15-20 साल पहले भी था, 25 साल पहले भी ऑप्शन था। लेकिन अगर आपके पास फ्लैश फिल होता तो ये चीज़ें डायरेक्ट भी हो जाता, पॉसिबल था। जैसे ये हमारा डेटा होता, यहाँ पे एक नाम आपको मैन्युअली लिखना था, डॉक्टर ब्रजेश आनंद, और ये कंट्रोल ही करोगे, हो गया। फ्लैश फिल जोड़ने का भी काम करता है, तोड़ने का भी काम करता है, जबकि पुराने वर्जन में जोड़ने के लिए अलग, तोड़ने के लिए अलग। तो पुराने वर्जन से नए वर्जन पे शिफ्ट हो जाओ, कहने का मतलब ये है। अभी तो किया था, किसी पुराने वर्जन में 2010 में भी था, बट ना 10 रखो ना 13 रखो, 365, 19, 20, 21 इतने नए नए वर्जन आ गए हैं। अभी भी आप 13 और 10 की बात कर रहे हो। 7 तो खैर आत्महत्या करने वाली बात होगी। बिल्कुल उतना पुराना वर्जन नहीं यूज़ करोगे, कई सारे फंक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, तो नया तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 3 चैप्टर में कहीं पे किसी को कोई डाउट है? इतनी तो रोशनी है ना कि आप टिक कर सकते हो, टिक करते ही चलना या क्लास के बाद टिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बारी कि अगर हमारे पास मान लो कि एक डेटा है, डेटा मतलब प्रैक्टिस के लिए आपने कोई डेटा बना रखा है या एक डेटा है आपके पास। ये डेटा है हमारे पास और ये डेटा बहुत सारा है, लाखों में हो सकता है, हजारों में हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप इस डेटा में जो मैक्सिमम स्क्रीन साइज होगी उसमें
15 से लेके 25 डेटा तक देख सकते हो। जैसे इतना और छोटा कर देंगे तो 25-26 देख ले, और छोटा कर देंगे तो 30 देख ले। ऐसा तो नहीं कि इतना सब के देखने के चक्कर में इतना छोटा कर दोगे कुछ दिखे ही नहीं। तो एक स्टैंडर्ड जो साइज रखते हैं उसमें आप 15, 20, 25 तक डेटा विजिबल होता है। लेकिन देखेंगे कि अगर मैं 16 देख रहा हूँ तो 16 के बाद जैसे ही 17वां पे जाएंगे तो क्या हुआ, हमारी हेडिंग गायब हो गई। अब पता ही नहीं चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये कॉस्ट है, सेल्स है, सैलरी है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये तो पता नहीं चल रहा है। इस डेटा में हमारी हेडिंग विजिबल होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं फ्रिज पेंस। सबसे लास्ट पेज में देखेंगे, सबसे लास्ट में 4-5 ऑप्शन दे रखा है फ्रिज पेंस का। ठीक, बाद में कर लेना। फ्रिज पेंस का समझ लो कि फ्रिज पेंस के अंदर क्या क्या है। मैं भी निकाल लेता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे है। आप लोगों का 11 बजे वाला बैच ये रहा, नहीं 12 बजे। ये देखो सबसे लास्ट पेज में यहाँ पे है फ्रिज पेंस, देखा आपको? इसमें 5 ऑप्शन है बट एक 4 ऑप्शन होता है, एक तो अनफ्रीज है, फ्रिज को अनफ्रीज करना। यही 5 ऑप्शन बिल्कुल बेसिक है बट हर रोज हमें डे 1 पे ही इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और हमें आना चाहिए इसके बारे में। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। सबसे पहले होता है कि अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरा हेडिंग दिखे, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले रो पे आपको रहना है, कर्सर रखना है। व्यू टैब के अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ फ्रिज पेंस दिखा, इसमें 3 ही ऑप्शन दिखता है बट 4 देखेंगे। जैसे फ्रिज पेंस में होता है सबसे पहले टॉप रो, टॉप रो कर दोगे, बस यही 1 सेकेंड लगना था। अब कभी भी आप जितना भी डेटा हो जाए लेकिन वो हमेशा हेडिंग आपका दिखता रहे। इसी को अनफ्रीज करने के लिए एक अनफ्रीज नाम का होता है ऑप्शन, अनफ्रीज पेंस। अनफ्रीज मतलब ये पहले जैसा। कई बार क्या होता है कि डेटा हमारा वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल साइज भी बहुत होता है। लाइक हमारी जो हॉरिजॉन्टल साइज है डेटा का, मान लो ऐसा है, ऐसा डेटा है। अब जैसे क्या होता है कि अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा उसके लिए तो टॉप रो लगा देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे डेटा में बढ़ना होता है। अब ऐसे बढ़ते हुए हमें मान लो कि यहाँ पे मैं इस बंदे का आधार कार्ड नंबर डालना है इस सेल के अंदर, तो नाम ही नहीं पता चलेगा कि किसका डाल रहे हैं। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, फ्रिज पेंस में जाके फर्स्ट कॉलम ऑप्शन कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम करने के बाद देखोगे कि आप किसका डाल रहे हो, टीना, मीना, डेका, है ना, हमेशा ये अप्लीकेबल रहेगा। फिर से हो जाता है आपका अनफ्रीज। ठीक है, तो टॉप रो फर्स्ट कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं, बारी आती है हमारी तीसरी, जिसको बोलते हैं कस्टमाइज करना। मैं चाहता हूं कि पहला रो और पहला कॉलम दोनों हमारा विजिबल रहे एक ही सेटिंग से। तो कर्सर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। देखो ऐसा नहीं कि कलर करना जरूरी है, मैं सिर्फ कलर कर रहा हूं ताकि आपकी नज़र पड़े। कहाँ पे रख, ये नोएडा है ना, नोएडा से ऊपर और नोएडा के लेफ्ट में जितनी भी सेल होगी, चाहे 1 रहता या 2 रहता या 4 रहता या इसके ऊपर 1 रहता 2 रहता, कर्सर वहाँ रखेंगे जहाँ हमें विजिबल रखना है। ये कर्सर रखना इंपॉर्टेंट होता है। व्यू में जाएंगे और पहले से जो भी लगा हुआ है वो सब हटा देंगे, अनफ्रीज। देखो यहाँ पे होता है कीप द टॉप रो विजिबल, इसमें क्या है कीप द फर्स्ट कॉलम विजिबल, इसमें क्या था कीप रोज एंड कॉलम्स। यानी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लिक करोगे, देखो नीचे जाओगे तो नीचे भी काम कर रहा है और राइट साइड में जाओगे तो देखो नेम भी काम कर रहा है। अगर मान लो कि आपने बोला कि सर मैं ऊपर से 3 कॉलम और लेफ्ट से नेम और सिटी दोनों देखना चाहता हूं, तो मेरा कर्सर पॉइंट ये होगा, ये होगा ना कर्सर पॉइंट। यानी कर्सर पॉइंट इसमें समझना बहुत जरूरी है। पहले से जो भी लगा है उसको जाके पहले तो अनफ्रीज कर लो, उसके बाद फ्रीज पेंस में जाके इस पर क्लिक कर लो। ये देखो ऊपर से 3 हमेशा विजिबल रहेगा और लेफ्ट से 2 कॉलम हमेशा विजिबल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर काम करोगे, ऑफिस में काम करोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी।
तो बार बार आपको ये वीडियो देखना है, समझना है और फिर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। और मैंने बोला था जैसे देखो, आप इतने सारे पैसे खर्च करते हो सीखने के लिए, उसमें 699 और ऐड कर दो। MS ऑफिस आपको मिल जाएगा 699 में 365, वो भी 5 लोगों का, मतलब 125 पड़ा ना। 125 तो खर्च कर सकते हो कहाँ से। वैसे एक्चुअल फीस जो है लगभग 6000 के आसपास होता है 1 साल का। ये मिल जाएगा आपको 125 पर हेड में, लेकिन 5 लोग मिल के लोगे तो, अकेले लोगे तो 699 मिलेगा। मतलब एक लाइसेंस मिलेगा जो 5 लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। सबसे सस्ता जुगाड़ बता दे रहा हूं। तो वो अगर चाहिए तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ से वो मिलता है। तो लेटेस्ट पे यूज करो, 2007 वर्जन यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत पुराना वर्जन, ऐसे 13 चाहिए तो 13 तो मेरे पास भी है, फ्री वाला, फ्री में मिलेगा वो, उसमें तो वो भी नहीं लगना है। लेकिन 2007 यूज करने का कोई तुक नहीं बनता है, बहुत पुराना वर्जन। कोई डाउट है? फ्रिज पेंस में, फ्रिज पेंस हमारी एक हेडिंग है और उसके अंदर है या तो रो को करो या तो कॉलम को करो या कंबाइंड दोनों को करो। अनफ्रिज मतलब कुछ नहीं रखना है तो पहले जैसे हटा सकते हो। इस टॉपिक का नाम है फ्रिज पेंस। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ में आया? अब जो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है नेम मैनेजर। क्या नाम है? नेम मैनेजर। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को नेम मैनेजर पता होगा। किसी को पता है यहाँ पे नेम मैनेजर? आपको पता है। और किसी को? देखो यहाँ पे है नेम मैनेजर, पेज लेआउट के बगल वाले कॉलम में है नेम मैनेजर। पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं है पता तो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों पता वाली अच्छी और नहीं पता वाली बहुत अच्छी? क्योंकि अगर पता है और गलत पता है तो सही कर लोगे, और नहीं तो नहीं पता है तो सही ही पढ़ोगे। नेम को मैनेज करना, हाँ बिल्कुल सही। आप बताइए कि नेम मैनेजर क्या होता है, आपने पढ़ा था? अगर हमारे पास कोई डेटा है हम्म। और हमें उसको नेम मतलब सपोजली हमें सम भी करना है तो हम उसको नेम दे सकते हैं। जाके तो फॉर्मूला टैब में ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, बॉक्स, नेम बॉक्स, डिफाइन नेम, नेम मैनेजर, हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया, आपको याद है। मान लिया जाए कि हमारे पास एक डेटा है, ध्यान देंगे सारे लोग। हमारे पास संडे से लेके फ्राइडे तक का कुछ लोगों का हमें सेल्स डेटा है, ठीक है, कि किस बंदे ने कौन से दिन कितने का सेल किया, इसका डेटा है हमारे पास। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सारे बंदे मिलके फ्राइडे को कितना सेल किया है, तो आप यही करोगे ना, कुछ दूसरा करोगे? ध्यान देना, यही करोगे ना। अगर मैं बोलता कि ब्रजेश ने टोटल सेल्स सारे दिन मिला के कितना किया है, तो यही करोगे ना, यही करोगे ना कि कुछ और करोगे? यही करेंगे ना। यानी कि कहते हैं कि नेम मैनेजर का मतलब होता है कि एक रेंज को नाम देना, एक रेंज को नाम देना नेम मैनेजर होता है, ठीक है। अच्छा, इससे एक चीजें और पॉइंट करने वाली बात है, हाथ और उंगली में फर्क होता है कि नहीं होता? उंगली मतलब ये हुआ, हाथ मतलब ये हुआ। तो वैसे ही है कि अगर देखो मैं पूरा एक फ्राइडे लिखता हूँ, फ्राइडे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ एड्रेस बार पे जीवन दिख रहा है, जीवन दिख रहा है, और फ्राइडे का पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ तभी पर जीवन ही दिख रहा है, तो गलती नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आने वाले वर्जन में ठीक होगा। मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हर बार जब नया वर्जन आता है तो कुछ ठीक होके आता है, कुछ नया होके आता है। क्योंकि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो इसको पॉइंट किया होगा। इस पर तो मैंने मेल भी कर रखा है कि ये एड्रेस बार है, तो एक सेल का एड्रेस और एक पूरी रेंज का एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए। इस पर मैंने लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट।
ठीक है, तो ये गलती तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जीवन प्रेजेंट करे और पूरे डेटा को जो मैं चाहूँ वो प्रेजेंट करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो डेटा है ना, इसका एक नाम लिखना चाहता हूँ। नाम कुछ भी रख सकते हो आप, इना मिना डिका कुछ भी रख सकते हो। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ दीक्षा, DIKSHA। मान लो एंटर लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा क्या हुआ कि इक्वल टू जब भी कभी फ्राइडे की सेल देखना होगा तो सम ऑफ सेलेक्ट करने का मतलब माउस में इसका भी काम खत्म। DIK दीक्षा करेंगे, ये पकड़ लेगा, इसको पता है कि दीक्षा का मतलब ये। लेकिन कंफ्यूजन है ना, रेंज है फ्राइडे का और नाम है दीक्षा। तो नाम हमेशा सही रखो, नहीं नाम एप्रोप्रिएट नाम रखोगे जो ज़्यादा फायदा होगा। तो नाम मैंने ये बोल दिया कि कुछ भी रख सकते हो आमली नेम, बट नाम थोड़ा एप्रोप्रिएट रखिएगा। जैसे अगर मैं एक और बना रहा हूँ और इसका नाम सबसे बढ़िया नाम क्या होगा इसका? मंडे। कोई भी समझ जाएगा, मतलब बताना भी नहीं पड़ेगा कि मंडे का मतलब क्या होता है। मैंने बोला मंडे की टोटल सेल्स, कोई भी बंदा जो थोड़ा सा भी एक्सेल जानता है वो यही सेलेक्ट करेगा। एम आई राइट? अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कुछ भी फालतू से नाम नहीं देंगे, देने को तो कुछ भी दे देंगे, मेमोरी नेम, गुटली, कोरोना, कुछ भी दे सकते हो, नहीं, लेकिन नाम अप्रोप्रिएट देना चाहिए। जैसे सम ऑफ मंडे करेंगे तो इसको पता है, तो ये एक दीक्षा लिखा तो भी ठीक है, बट दीक्षा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वही मैं इसका एक नाम देना चाहता हूँ, तो क्या नाम देंगे? आराम से समझ में आएगा कि केजरीवाल ने टोटल कितना सेल किया है, मोदी ने कितना सेल किया है। नहीं तो पहले एक नाम दो तब देखेंगे। केजरीवाल, केज सही लिखा ना, केजरीवाल सही है, एंटर। तो मैंने बोला कि केजरीवाल ने सबसे कम सेल कितना करा, तो कम का मतलब मिन, यानी जो फंक्शन आपने पढ़े हैं उस फंक्शन की यूटिलाइजेशन हम नेम मैनेजर के साथ कर सकते हैं। तो केजरीवाल जैसे करेंगे तो ये डेटा सेलेक्ट हो गया और हमें पता चल जाएगा। तो नेम बॉक्स यानी कि एक रेंज सेलेक्ट करके उसको एक नाम देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। मतलब एक डेटा को नाम देना नेम मैनेजर बोलते हैं, बट नेम मैनेजर बनाने के 4 तरीके। एक नेम बॉक्स हो गया, दूसरा और भी आसान है। दूसरा क्यों आसान है? क्योंकि एक रेंज सेलेक्ट कर लो, जाना फॉर्मूला टैब में। कहाँ जाना? फॉर्मूला टैब में। देखो यहाँ डिफाइन नेम मिला, इस पर क्लिक कर दोगे तो लिखने का भी टेंशन, ये अपने आप हेडिंग पकड़ लेता है। ओके कर लो, फायदा चेक कर सकते हो कि संडे का बना कि नहीं बना। सम ऑफ संडे बन गया। तो ये एक तरीका है कि नेम डिफाइन नेम के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, जितने भी अभी तक में हमने नेम मैनेजर बनाए, तो बनाते बनाते भूल भी सकते हैं कि किस डेटा का क्या नाम रखा, क्या रखा, नहीं रखा। तो नेम मैनेजर में जाके आप वो सारी लिस्ट देख सकते हो कि दीक्षा बनाया, केजरीवाल बनाया, मंडे बनाया, संडे बनाया। ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाता है कि इतना हमने अभी तक बनाया है। और नया बनाने के लिए मतलब ये 2 ऑप्शन है, एक तो नया बना भी सकते हो और जो बना हुआ है वो आप देख सकते हो और बनाया हुआ को एडिट भी कर सकते हो। एक और बनाते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए? शाहरुख नहीं, रखने को तो हम रख देंगे शाहरुख, लेकिन सलमान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, सेलेक्ट करेंगे, बट इस बार एक नया तरीका यूज करते हैं। नेम मैनेजर में जाएंगे, देखने को देख सकते हैं, नया बनाने के न्यू करेंगे, न्यू करेंगे तो फिर जंप होके वहीं पे पहुंचा, वहीं पे पहुंचा तो एक और बन गया, तो एक 5 देख रहे हो। सिर्फ बनाना ही नहीं, यहाँ से बने हुए को हम डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं, जो जो आपको जरूरत का नहीं है उसको सेलेक्ट कर दो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एडिट मतलब इसका रेंज बदल सकते हो, और पूरा सेलेक्ट कर लोगे तो एक ही बार में सबको साफ कर सकते हो। अब सारे यहाँ से गलत हो जाएंगे। देखा आपने, एरर है ही नहीं, कोई नेम मैनेजर है ही नहीं कि वहां से ये आपको आंसर दे देगा। अच्छा, तो ये नेम मैनेजर कैसे हुआ, समझ में आया यहाँ तक? कई बार क्या होता है ना कि आप ट्रेन का भी टिकट ले लेते हो, फिर फ्लाइट का भी ले लेते हो, तो जा सकते हो।
मन है कि हमको फ्लाइट का मन है कि आप फ्लाइट का टिकट लेके भी डीएमयू जनरल में सफ़र का मज़ा लेना चाहते हो तो फ्लाइट को कैंसिल करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप लेके जा सकते हो, साथ में दिखा सकते हो। आई हैव बोथ टिकट्स, आई हैव 2 टिकट्स कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो आइए एक और तरीके की बात करते हैं, ये सबसे बढ़िया डायनेमिक तरीका है। मान लो कि अगर हम मैनुअली करते तो एक फ्राइडे, एक ट्यूसडे, एक जितने हेडिंग है 1-1 मिनट, और फिर जितने नाम हैं उसका 1-1 मिनट, इतना ही डेटा का पूरा नेम मैनेजर बनाने में कम से कम 15 मिनट। 2000 डेटा दे दिए तो 2000 मिनट, 10 लाख डेटा दे दिए तो 10 लाख मिनट, मतलब 2-4 साल का खाना पीना का जुगाड़ लगा दोगे आप। नहीं, क्यों मैनुअल करोगे तो हम क्या करेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में आपका सब कुछ एक ही बार में बन जाएगा। आप इकट्ठा पूरा सेलेक्ट कर लेना, कहाँ जाओगे, फॉर्मूला टैब में। एक होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, है ना। देखो प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है ना कि जब आप खुद से करते हो तो आपको आइडिया भी होता है कि कौन से टैब में कौन से ऑप्शन हैं, क्या होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो दे रहे हैं और बस वीडियो देखे जा रहे हैं, कभी लैपटॉप खोलते ही नहीं है। सब क्लियर है, सर क्लियर है, तो पता चला 4-5 दिन के बाद क्लिनिक ऑल क्लियर है, तुम्हें कुछ भी नहीं बचा। अब जैसे सोनम मैम से होता है ना, पूछते रहते हैं तो बोलती है कि हाँ आता है, आता है, तो कैसे आएगा पता नहीं। ये मैडम जी का भी, रजनी मैम का भी वही हाल है, जब भी पूछता हो तो कुछ ना कुछ जोर का झटका धीरे से लगाती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला तो जवाब दे ही दोगे, फिर गड़बड़ हो जाता है। ये भी कम पड़ती है, ये बैच में ये 2 लोग थोड़े से कमज़ोर करी है, जल्दी से आप अपनी लेवल को बढ़ाइए। 5 अजय करण को तो भूल ही गया, ये तो खतरनाक है, सबसे मेन हेड बॉस तो ये है। नहीं हूँ, पूछे, रिकॉर्डिंग मोड में है। हाँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली टॉप रो और लेफ्ट कॉलम सेलेक्टेड होता है। इसका ये मतलब होता है कि जितने भी ऊपर नाम देख रहे हो, लेफ्ट में नाम देख रहे हो, ओके करते ही आपको पता भी नहीं चलेगा, बन गया। एक दीक्षा नाम का हमारा मैनुअल बनाया था जो नहीं था, बाकी जितने नाम थे इस लिस्ट के अंदर। चाहे आप मंडे की बात करो, चाहे आप केजरीवाल की बात करो, चाहे आप संडे की बात करो, बट है तो है, बन गया। तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका बहुत ज़्यादा आगे यूज होने वाला है। जब आप आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे, आगे के एनालिसिस करेंगे तो याद रखेंगे कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्वाति मैम समझ में आ रहा है? जी सर। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट। ये जो नेम मैनेजर है, ये नेम मैनेजर भी एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है। ये कहने को बेसिक है बट इसके बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, एडवांस फायदे हैं। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा चैप्टर ऐसे ही लेते हैं, आप लोगों को पता भी होगा शायद, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, पहली क्लास में पढ़ाते हैं नॉर्मली, जिसको बोलते हैं इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। ये क्या होता है करण? इनबिल्ट कस्टम लिस्ट क्या होता है? फाइल में होती है, हो गया ना, बोला था ना ये बॉस है सबका, पीछे से तो ये बॉस है। अब तो ये लोग जवाब भी देंगे आपका, तो मत पूछो। अभी देखो रिकॉर्डिंग मोड में सारी चीज़ें आपसे ही पूछेंगे और आप देखो इनका जवाब कि फाइल में होता है। रजनी मैम आप बताएं। सर फील्ड में जाके एडवांस में। अच्छा, उसको बोलते हैं इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। आप बताओ। सीट हो गया। हाँ सीट हो गया, एग्जैक्टली ये है। 4 लिस्ट ऐसी होती है जो इनबिल्ड होता है, बनाना नहीं पड़ता है। जैसे कभी भी आपको मंथली रिपोर्ट बनाना है तो JANUAR जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। अब जो नॉर्मल बंदा है तो अच्छी अच्छी पोस्ट पे है लेकिन जनवरी के बाद फरवरी टाइप करेगा, फिर मार्च, आपसे 12 गुना टाइम लेगा। आप क्या करोगे, जनवरी लिख के ड्रैग कर दो। ये इनबिल्ड होता है, इसलिए इसको इनबिल्ड कस्टम लिस्ट बोलते हैं। कुछ तो नाम दोगे तभी तो समझ में आएगा कि इसको कहते क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, जैन लिख के भी ड्रैग कर सकते। तो ये सब चीज़ की रिवीजन कब करोगे मैम? जब जॉब करेंगे तब एक ही बार। वहाँ आइंस्टीन का ब्रेन नहीं काम करेगा, बिलीव करो।
ये सब चीज़ें ज़रूरी है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताता रहता हूँ आपको। इसमें 4 लिस्ट होती है, 2 मंथ की होती है, 2 डेज की होती है, वीक डेज की, है ना। सो उसमें अगर हम संडे पूरा लिखेंगे या कोई जरूरी नहीं कि जनवरी, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं। इस तरीके से आप ले सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम संडे से शुरू करें। अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे से शुरू करो, मंडे है तो मंडे से शुरू करो। अभी जैसे फरवरी है ना, हम फरवरी से भी शुरू कर सकते हैं, तभी पर लिस्ट बनेगा। और खींचेंगे तो डबलिंग यानी रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, मतलब रिपीट होता रहेगा। इसको बोलते हैं इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। बहुत बेसिक बातें हैं, बट जब भूल गए तो सब खत्म हो गया। करण भी गया और रजनी मैम का भी गया, इस बार सोनल ने जवाब दे दिया। तो देखो, बताने के बाद गलती करते हो तो बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो थोड़ी वीडियो देखो। अच्छा, दुख इसीलिए होता है कि इतना आसान और अच्छी चीज़ों को आप मिस कर रहे हो। कल के डेट में जाके फिर से टाइप ही करोगे आप, तो सिखाने का क्या फ़ायदा हुआ आपको। जो मैंने बोला कि इनको 12 मिनट लगता है टाइप करने में, आपको 1 ही मिनट लगता है, क्योंकि एक ही टाइप करना था, ड्रैग कर लेते। आप उनसे 12 गुना फास्ट हो गए एक छोटा सा ट्रिक से। हर 1 मिनट, हर 1 सेकेंड का कॉर्पोरेट्स के अंदर वैल्यू होती है, और जो सिखा रहे हैं उसको बोलते जाओ। तो ये इसीलिए आपको रोज बोलता हूँ कि रिवीजन करो। अच्छा, रिवीजन के भी ट्रिक्स होते हैं। जो करेंट चैप्टर चल रहा है उसके लिए आधे घंटे 1 घंटे दो, और जो चैप्टर हो चुका है ना उसको भी 1 घंटे दो। ऐसा नहीं कि आटा चक्की मेल बना दो, एक तरफ से डालते गए एक तरफ से बोलते गए, तो लास्ट में एक सर्टिफिकेट ले जाना कि आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। नहीं, एक्सेल एक्सपर्ट आता क्या है तो एक्सेल की स्पेलिंग भी नहीं आती। वो वाला काम मत करिए, बात समझ रहे हो। वो काम करना है तो फिर हम तो सस्ते में सर्टिफिकेट दे देंगे, नहीं इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। डांट भी सुनना पड़ता है फ्री में इतना पैसा लगा के, नहीं सबको डांटते हैं, किसी को छोड़ा तो नहीं है। तो डांट भी फ्री में मिलती है, तो जब सर्टिफिकेट ही चाहिए तो डांट भी नहीं, और ये बहुत कम में। हमसे बात कर लेना कितने में सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको बोलते हैं इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। बस यही 4 ही लिस्ट होती है जो इनबिल्ट होती है। लेकिन एक लिस्ट ऐसी होती है जो इनबिल्ट नहीं होती है, ये हमें खुद बनाना पड़ता है। मान लो आपके कुछ प्रोडक्ट हैं, उसको आप डेली यूज करते हो, कोई आपके टीममेट्स हैं, आप टीम लीडर हो तो डेली यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कस्टम लिस्ट क्रिएशन का मतलब होता है कुछ ऐसी लिस्ट जो हमें बार बार रोज जरूरत पड़ेगा। अब जैसे हमारे 10 लोगों की टीम है तो रोज जरूरत पड़ेगा। हम 20 प्रोडक्ट बेचते हैं तो 20 प्रोडक्ट का रोज की कितने स्टॉक्स हैं, कितनी सेल्स हुई है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, दुनिया भर के रिपोर्ट्स बनेंगे, जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी लिस्ट कम से कम 8-10 बना लो तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। तो कैसे बनाते हैं? कोई भी लिस्ट अगर आपको बनाना है तो पहले लिस्ट का नाम लिख लेते हैं, जैसे DIKSHA दीक्षा है, उसके बाद सोनल है, सोनम ना, सोनम है, सोनम के बाद रजनी है, उसके बाद आप हैं रश्मि, रेशमा है, उसके बाद करण सर है। अरे करण बोलना, जब सर ही तो बोलना पड़ेगा, जो जवाब नहीं देता उसको सर या मैम बोलते हैं हम ज़्यादा। आप समझते नहीं, आप सोचते हो सर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं, अब सोनम मैम जिस दिन बोले समझ लो कि मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उल्टा वाला। आप सर बताइए। गोपाल, ये तो गोपाल बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन में भी कुछ लोग हैं, स्वाति मैम है, मैम है, ये काफ़ी डॉक्टर हैं इसलिए मैं मैम कर रहा हूँ, उनके साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। और ओमदेव सर है, नहीं सर नहीं है, ये ओमदेव है, बहुत अच्छा लड़का है, ओमदेव, और एक स्वाति। ठीक है। सो मान लो कि ये हमारी टीम है। अब हमारी टीम का मैं रोज टेस्ट लेता हूँ और रोज यहाँ पे स्कोर मेंटेन करता हूँ कि किस दिन कौन से टेस्ट में। तो हमें तो इन लोगों की तो रोज डेटा चाहिए होगा इस लिस्ट को। तो अभी टाइप करने में हमें मान लो कि 3 मिनट लगा, तो हम रोज ये 3 मिनट बचाएंगे, और सुबह से शाम तक में 20 तरह के रिपोर्ट में इन लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो 20 या 60 मिनट बचा लिया हमने एक ट्रिक से। लेकिन ये ट्रिक को बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कैसे करेंगे? पहले तो लिस्ट बना लो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है? फाइल के अंदर। फाइल में कहाँ जाएंगे? ऑप्शंस में। ऑप्शन में कहाँ जाएंगे?
एडवांस में, और एडवांस में बहुत सारे होते हैं। इसके लिए स्क्रॉल करेंगे डाउन और एडिट कस्टम लिस्ट में जाके सिंपली क्या करना था, इंपोर्ट। यही तो किया था जब हमने कस्टम सॉर्टिंग सिखाया था, और जिनको पहली क्लास पहले दिया होगा तो उसको उनको भी बताया होगा। तो ये घुमा फिरा के आगे पीछे आना ही है, भूल जाओगे तभी पर बताएंगे। तो आज के बाद कभी भी मैं DIKSHA लिखूं तो पहले हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और ऐसे इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है कि सर दीक्षा को आप ज़्यादा वैल्यू देते हो टॉप पे, हम स्वाति को भी सेम ही वैल्यू देंगे। मतलब कोई भी नाम लिखेंगे तभी पर पूरी लिस्ट मिलेगी, नहीं? सपोज दो लिस्ट है आपके पास, हम्म, एक दीक्षा से स्टार्ट हो रहा है एंड दूसरी लिस्ट में भी कोई बीच में दीक्षा आ रहा है, हाँ, बट वो दूसरी लिस्ट है बिल्कुल। वेरी गुड, तो फिर इसको कैसे पता चलेगा कि बिल्कुल सही बोला। देखो ये बहुत बहुत यूनिक, ये 20 25 50 बच्चों में एक सवाल करता है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि मान लो दो दीक्षा है, कोई सरनेम नहीं है, एक दीक्षा खान होता है, एक दीक्षा पठान होता, तब तो अलग बात होता, नहीं तो पकड़ में आ जाता। लेकिन दीक्षा ही नाम की दो है, तो जब दीक्षा से शुरू करेंगे तो कौन सी वाली लिस्ट लेगी? जो सबसे लास्ट में बनाएंगे वो हमारा सबसे अपडेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट में कुछ यूनिक डाल देंगे, लाइक लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 के हिसाब से आप कभी भी 500 साल पहले बनाया होगा तभी पर लिस्ट 1 में ही आएगा, और आपने लिस्ट 3 बहुत सालों बाद बनाया तभी पर। तो कुछ यूनिक में हमें कुछ एक लिस्ट में एक यूनिक कोड डाल देना चाहिए, जैसे डिवीजन, जैसे डिपार्टमेंट। अब दो है दीक्षा, एक HR में है और दूसरा फिनांस में है। अब दीक्षा जैसे बोलेंगे तो दोनों में आ जाएगा, जो सबसे लास्ट में बना होगा। तब हम डिपार्टमेंट से ढूंढेंगे, तब हम इनके नाम से नहीं ढूंढेंगे, हम डिपार्टमेंट डाल देंगे फिनांस या HR, तो वहाँ से करेंगे। एक कोड डाल दिया कुछ ऐसा जो यूनिक उसको बनाता है, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे सवाल जो मन में आए पूछो, जितना पूछोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे। क्लियर हो गया? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कस्टम लिस्ट क्रिएशन बोलते हैं। तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म, ठीक है? आज का टॉपिक। सर, हाँ जी सर। हेलो। हाँ सर मुझे चार्ट का एक क्वेश्चन पूछना था। चार्ट का एक क्वेश्चन पूछना, कल आना, साथ में बैठ के चार्ट पूछेंगे, खाएंगे, है ना? ओके सर। हाँ, ओके सर। आज टाइम ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। ओके सर।